मूल्य नीति का आशय एवं परिभाषा के संबंध में बताना चाहूँगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी का प्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ये लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत से अधिक हो। यदि लागत से अधिक होगा तभी लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। और कोई भी उत्पादक कभी भी लागत से कम मूल्य पर वस्तु का मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसको हानि हो सकती है। और यदि दीर्घकाल तक इस प्रकार की स्थिति बनी रहे तो ऐसी स्थिति में उस उत्पादक को काफ़ी अधिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। और कई ऐसे उद्योग हैं जो लागत से कम मूल्य पर कभी कभी वस्तुओं को लगातार बेचते रहते हैं, तो उनके बंद होने की स्थिति आ गई है। अब इसमें मूल्य नीति के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे पहला, एक फर्म के लिए मूल्य नीति का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहला है उत्पाद का मूल्य स्थिर रखना। अनेक फर्म अपने उत्पादन का मूल्य स्थिर रखती है, चाहे उस वस्तु की लागत अधिक आए या कम आए, एक निश्चित दर पर लाभ रखकर ही वे वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और यदि वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है तो उपभोक्ताओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते चली जाती है। दूसरी बात है लाभों को अधिकतम करना। प्रत्येक संस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अधिकतम लाभ कमाने के लक्ष्य की सफलता कीमत पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक संस्था अपनी ऐसे मूल्य नीति निर्धारित करती है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तीसरी बात है लाभ सीमा स्थिर रखना। एक फर्म अपनी मूल्य नीति इस प्रकार से रखती है जिससे कि उसे अपने वस्तु के उत्पादन लागत पर निश्चित दर से लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त हो सके। चौथा, देय क्षमता के अनुसार। कुछ व्यक्तिगत सेवाओं के संबंध में ऐसी मूल्य नीति तैयार की जाती है जो उपभोक्ताओं की देय क्षमता के अनुसार उसका मूल्य तय किया जाता है। जैसे विशिष्ट प्रोफेशनल वाले व्यक्ति, वकील या डॉक्टर अपनी सेवाओं के लिए अलग अलग मूल्य का निर्धारण करते हैं। फर्म का दीर्घकालीन कल्याण। मूल्य नीति का उद्देश्य यह भी होता है कि ऐसे मूल्य निश्चित करना जिससे कि संभावित प्रत्याशी उस व्यापार में प्रवेश करने के लिए आकर्षित न हो और फर्म विद्यमान प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त कर सके। मूल्य नीतियों के प्रकार। पहला, प्रतिस्पर्धी का सामना करने वाली नीति। इसके अंतर्गत एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत प्रायः प्रतिस्पर्धा की कीमत के अनुसार ही तय करती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा से ऊंची कीमत का निर्धारण। प्रतिस्पर्धा से ऊंची कीमत का निर्धारण एक फर्म द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि वह अपनी वस्तु को किसी अन्य प्रतियोगी वस्तु की अपेक्षा श्रेष्ठ घोषित कर सके। तीसरा, प्रतिस्पर्धा से निम्न कीमत निर्धारित करना। कुछ उत्पादक या निर्माता प्रतियोगी वस्तुओं की अपेक्षा कीमत इसलिए कम रखते हैं कि ताकि उसके अधिक से अधिक उपभोक्ता प्राप्त हो सके, ग्राहक प्राप्त हो सके और उसके व्यापार या विक्रय में वृद्धि हो सके। लागत संबंधी नीतियां। चौथा, इसके अंतर्गत अनेक कंपनियां कीमत और लागत के संबंध के आधार पर अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करती है। दीर्घकाल के लिए ऐसी कीमत नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि सभी लागतों को वसूल किया जा सके। कीमत विभेद नीति। कभी कभी वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए कीमत विभेद नीति का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कीमत विभेद क्रय की मात्रा, ग्राहकों की प्रवृत्ति, ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति, बाजार स्थिति आदि के आधार पर किया जाता है। जैसे परिमाण या मात्रा में छूट, नगद छूट, व्यापारिक छूट, गैर मौसमी छूट, औद्योगिक छूट आदि। छठवां, परंपरागत कीमतों का अनुसरण करने वाली नीति। कुछ वस्तुओं के लिए परंपरागत कीमतों का निर्धारण या प्रयोग किया जाता है। जैसे एक टॉफी की कीमत यदि 50 पैसे है तो ऐसी स्थिति में अन्य कंपनियों द्वारा ही लगभग इसी के आसपास कीमत निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ऐसी कीमतों के बारे में क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही परिचित रहते हैं। सातवां, पुनः विक्रय कीमत
साधारण निर्माताओं की कीमत पर नियंत्रण उस समय तक ही रहता है जब तक कि वे मध्यस्थों को वस्तु का विक्रय करते हैं, परंतु कुछ निर्माता मध्यस्थों द्वारा अंतिम उपभोक्ता की वस्तुएं विक्रय करते समय कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। ऐसी कीमत नीति को ही पुनः विक्रय कीमत कहते हैं। एक समान सुपुर्दगी मूल्य। इस नीति के अनुसार विक्रेता द्वारा पास एवं दूर सभी ग्राहकों से एक सही मूल्य लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता द्वारा मूल्य को निश्चित करते समय वस्तु का मूल्य एवं परिवहन व्यय भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डाकघर की दरें देश के अंदर एक समान है, फलस्वरूप 50 पैसे का पोस्ट कार्ड पड़ोसी को भी भेजा जाता है एवं हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर या अन्य किसी स्थानों तक भी भेजा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के उस मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती। उत्पादन केंद्र मूल्य नीति। अधिकांश संस्थाओं द्वारा इसी नीति का अनुसरण किया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादक द्वारा कोई भी वस्तु फैक्ट्री के कंपनी के दरवाजे पर ही सुपुर्दगी दी जाती है। इससे वह उस वस्तु को दूर स्थान पर पहुंचाने के भाड़े इत्यादि से बच जाता है, जोखिम इत्यादि से बच जाता है। इस तरह अब एक आखिरी नीति है जिसके अंतर्गत है किराया शोक मूल्य नीति। मूल्य निर्धारण की यह वह नीति है जिसमें विक्रेता या निर्माता कुछ किराए को अपने ऊपर ले लेता है, अर्थात वह उसे सहन करता है। इसीलिए इसको किराया शोक मूल्य नीति कहते हैं। अभी बंद कर दिया। कीमत नीति अपनाई जाती है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, प्रस्तुतिकरण की अवस्था में कीमत निर्धारण। एक नई वस्तु का आविष्कार करके बाजार में लाकर उसके लिए मांग उत्पन्न करना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि ऐसी वस्तु की बाजार मांग का पता नहीं होता। तो अतः ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण समस्या हो जाती है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जाती है जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रारंभिक उच्चतम कीमत नीति या मलाई उतारने की नीति। इस कीमत नीति के अंतर्गत नई वस्तु का उत्पादक जब प्रतिस्पर्धा बाजार में नहीं आता तब तक वस्तु की कीमत ऊंची निर्धारित करता है, और जब बाजार में नए प्रतियोगी आने लगते हैं तो वस्तु की कीमत कम कर दी जाती है। इसे ही मलाई उतारने की तकनीक कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे कम प्रवेशक नीति। यह नीति प्रारंभिक उच्चतम मूल्य नीति के ठीक विपरीत होती है। इस नीति के अंतर्गत नई वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में कम कीमत निर्धारित की जाती है, जिससे कि बाजार में उस वस्तु का विकास हो सके और अधिक से अधिक ग्राहक उन वस्तुओं को क्रय करने के लिए आकर्षित हो सकें। और यहाँ पर इसी रीति मान्यता के आधारित है कि कम कीमत द्वारा कम विपणन प्रयत्नों द्वारा ही विस्तृत बाजार को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से मूल्य निर्धारण के अंतर्गत उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से वस्तु के उत्पादन यदि बढ़ जाए तब भी किसी भी प्रकार से उसमें ग्राहकों की कमी नहीं आने पाए, क्योंकि जितना अधिक उत्पादन होगा, जितना अधिक विक्रय होगा, उतना ही अधिक लाभ की मात्रा बढ़ते जाती है, जो कि एक उद्योगपति के लिए, व्यवसायी के लिए हमेशा ही नए नए और अवसर प्रदान करके उसे समृद्धि की ओर ले जाने का अवसर प्रदान करती है।